नमस्कार दोस्तों। ब्योमकेश बख्शी शारदेंदु बंद्योपाध्याय द्वारा रचित बांग्ला जासूसी गल्प है। इसकी रचना आर्थर कॉनन डायल द्वारा रचित महान साहित्यिक जासूस शर्लॉक होम्स से प्रेरणा लेकर हुई। शारदेंदु जी ने 1942 से 1970 के मध्य ब्योमकेश बख्शी की 32 कहानियां लिखीं, किंतु असमय मृत्यु होने के कारण 33वीं कहानी अपूर्ण रही। ब्योमकेश बख्शी पर कई फिल्मों का निर्माण भी हो चुका है। आज इन्हीं की एक कहानी ग्रामोफोन पिन का रहस्य मैं सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरा कथावाचन पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कहानी को लाइक और शेयर। तो आइए सुनते हैं ग्रामोफोन पिन का रहस्य। ब्योमकेश ने सुबह का अखबार अच्छे से तह करके एक ओर रख दिया। उसके बाद अपनी कुर्सी पर पीछे सिर टिकाकर खिड़की के बाहर देखने लगा। बाहर सूरज चमक रहा था। फरवरी की सुबह थी। न कोहरा न बादल, आसमान दूर दूर तक नीला था। हम लोग घर की दूसरी मंजिल में रहते थे। ड्राइंग रूम की खिड़की से शहर की आपाधापी और ऊपर खुला आसमान साफ दिखाई देता था। नीचे तरह तरह के ट्रैफिक की आवाज़ों से पता चलता था कि शहर रोज़ाना के शोर शराबे के लिए जाग रहा है। नीचे हैरिसन रोड का शोरगुल बढ़कर आकाश तक कुलाचे मारने लग गया था। सुबह के 8 बजे थे। हम दोनों नाश्ता करके आराम से अखबार के पन्ने उलट रहे थे, इस आस में कि कोई दिलचस्प समाचार दिखाई दे जाए। ब्योमकेश ने खिड़की से हटने के बाद कहा, तुमने वो अजीब विज्ञापन देखा जो कुछ दिनों से बराबर छप रहा है? मैंने उत्तर दिया, नहीं, मैं विज्ञापन नहीं पढ़ता। आश्चर्य से देखते हुए ब्योमकेश बोला, तुम विज्ञापन नहीं पढ़ते तो क्या पढ़ते हो? जो हर एक व्यक्ति पढ़ता है, समाचार। दूसरे शब्दों में वो कहानियाँ जैसे मंचूरिया में कोई व्यक्ति है जिसकी उंगली से खून बहता है, या फिर ब्राज़ील में एक महिला के 3 बच्चे हुए, यही सब पढ़ते हो? क्या फ़ायदा ये पढ़कर? क्यों पढ़ा जाए ये सब? यदि तुम आज के संदर्भ में असली खबर चाहते हो तो विज्ञापन पढ़ो। ब्योमकेश विचित्र व्यक्ति था, ये जल्दी ही पता लग जाएगा। ऊपर से उसे देखकर उसके चेहरे या बातचीत से कोई ये नहीं कह सकेगा कि उसमें अनेक विशेष गुणों का समावेश है। लेकिन यदि उसे ताना मारो या उसके तर्क में उद्वेलित कर दो तो उसका ये वास्तविक रूप सामने आ जाता है। लेकिन आमतौर पर वो एक गंभीर और कम बोलने वाला व्यक्ति है। लेकिन जब कभी उसकी खिल्ली उड़ाकर उसका मजाक बनाया जाता है तो उसकी जन्मजात प्रखर बुद्धि सभी संभावनाओं और अवरोधों को तोड़कर उसकी जुबान पर खेलने लग जाती है और तब उसका वार्तालाप सुनने लायक हो जाता है। मैं यही लोभ संवरण नहीं कर पाया और सोचा कि क्यों ना उसे एक बार उद्वेलित करके देखा जाए। मैंने कहा, तो ये बात है, इसका मतलब ये हुआ कि अखबार वाले सब बदमाश लोग हैं जो अखबार के पन्नों को विज्ञापनों से भरने की जगह फिजूल की खबरें छापकर भर देते हैं। ब्योमकेश की आंखों में एक चमक दिखाई देने लगी। वो बोला, कसूर उनका नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि वे तुम्हारे जैसे व्यक्तियों के मनोरंजन के लिए ये फिजूल की कहानियां न छापें तो उनका अखबार नहीं बिकेगा। लेकिन वास्तव में चटपटी खबर व्यक्तिगत कॉलोनों में मिलती है। यदि तुम सभी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें चाहते हो, जैसे कि तुम्हारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, दिन दहाड़े कौन किसे लूटने की साजिश कर रहा है, स्मगलिंग जैसे गैर कानूनी काम को बढ़ाने के लिए क्या नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, तो तुम्हें व्यक्तिगत कॉलम के विज्ञापन पढ़ने चाहिए। राइटर्स ये सब खबरें नहीं भेजता। मैंने हंसकर जवाब दिया, अगर ऐसा है तो आज ही से केवल विज्ञापन ही पढ़ा करूंगा। पर तुमने ये नहीं बताया कि आज तुम्हें कौन सा विज्ञापन विचित्र लगा। ब्योमकेश ने अखबार मेरी तरफ फेंकते हुए कहा, पढ़ लो, मैंने निशान लगा दिया है। मैंने पन्नों को पलट कर देखा। एक पेज पर लाल पेंसिल से 3 लाइन की लाइनों पर निशान लगा था। यदि लाल निशान न होता तो शायद साधारण दृष्टि में वो दिखाई भी न देता। विज्ञापन इस प्रकार, यदि शरीर से कांटा निकलवाना चाहते हैं तो कृपया शनिवार 5:30 बजे व्हाइट वे लेडलॉ के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर लगे बिजली के खंभे से कंधों को टिकाए खड़े रहें। मैंने उस विज्ञापन को कई बार पढ़ा और जब मुझे उसका कोई सिर पैर नहीं मिला तो मैंने पूछा, वो आखिर कहना क्या चाहता है? उस चौराहे के लैंप पोस्ट से कंधा टिकाने पर क्या जादू से शरीर से कांटा निकल जाएगा? उस विज्ञापन का अर्थ क्या है और क्या है ये शरीर का कांटा?
व्योमकेश ने उत्तर दिया, मैं भी तो अभी ये नहीं समझ पाया हूँ। अगर तुम पिछले अखबारों पर नजर डालोगे तो पाओगे कि ये विज्ञापन प्रत्येक शुक्रवार बिना किसी नाम के छप रहा है। लेकिन इस खबर में संदेश क्या है? आमतौर पर किसी विज्ञापन को छपवाने का कोई उद्देश्य होता है। इस विज्ञापन से तो कुछ पता ही नहीं चलता। व्योमकेश बोला, पहली नजर में तो यही लगता है कि इसमें कोई संदेश नहीं है, पर कुछ भी नहीं है ये कैसे मान लिया जाए? आखिर कोई व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई फिजूल के विज्ञापन कर क्यों खर्च करेगा? यदि ध्यान से पढ़ा जाए तो पहला संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, और वो क्या है? विज्ञापनकर्ता बताना नहीं चाहता कि वो कौन है। विज्ञापन में कहीं कोई नाम नहीं है। अक्सर विज्ञापन ऐसे छपते हैं जिनके विज्ञापनकर्ता का नाम पता नहीं होता, पर यह सब जानकारी अखबार के दफ्तर में रहती है। अखबार अपनी ओर से एक बॉक्स नंबर छापता है, इसमें यह भी नहीं है। तुम जानते होगे कि जब कोई विज्ञापन छपवाता है तो उसका उद्देश्य ये होता है कि वो खुद मौजूद रहकर लेन देन पर कोई सौदेबाजी करे। ये भी वही करना चाहता है, पर सौदेबाजी के लिए सामने नहीं आना चाहता। मैं ठीक ठीक समझ नहीं पाया। ठीक है, मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। विज्ञापन देने वाला व्यक्ति इस विज्ञापन के माध्यम से लोगों से ये कहना चाहता है कि हे भाई सुनो, यदि तुम में से कोई अपने शरीर का कांटा निकाल देना चाहता है तो अमुक जगह इतने बजे मिलो और इस मुद्रा में खड़े रहो ताकि मैं तुम्हें पहचान सकूं। अभी हम इसकी चर्चा ना करें कि आखिरकार ये शरीर में कांटा है क्या चीज़। इस समय हम इतना ही सोच लें कि यदि हम उस कांटे को निकाल फेंकना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। उस जगह हम उतने बजे वहां जाएं और लैंप पोस्ट से कंधा टिकाकर खड़े हो जाएं। मान लो तुम उसी समय पर जाकर इंतजार करते हो तो क्या होगा? क्या होगा? मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि शनिवार की शाम को उस स्थान पर कितनी भीड़ हो जाती है। व्हाइटवे लैडलो एक तरफ है, उसकी दूसरी तरफ न्यू मार्केट है और चारों तरफ अनेक सिनेमा हॉल हैं। तुम वहां निर्धारित समय से लेकर आधा घंटे तक उक्त लैंप पोस्ट से टिककर खड़े रहते हो तो खंबे के आगे पीछे चलने वाली भीड़ के धक्के तुम्हें खाने पड़ेंगे। लेकिन उतने इंतजार के बाद भी जिस काम के लिए तुम वहां खड़े हो उसका कोई अता पता तक नहीं, और जादू से तो शरीर का कांटा निकल नहीं सकता। अंत में तुम निराश होकर सोचने लगते हो कि किसी ने तुम्हें क्या मूर्ख बनाया है। तब एकाएक तुम्हें अपनी पॉकेट में एक रुक्का मिलता है जो भीड़ में से किसी ने बड़ी सफाई से तुम्हारी पॉकेट में डाल दिया है। और फिर क्या? बीमार और दवा देने वाला आपस में मिलते नहीं, फिर भी इलाज का नुस्खा मिल जाता है। तुम्हारे और विज्ञापन दाता के बीच संपर्क कायम हो जाता है, लेकिन तुम्हें नहीं पता लगता कि वो कौन है और देखने में कैसा लगता है। मैं कुछ देर उसकी बातों पर ध्यान देता रहा और बोला, मान लो मैं तुम्हारे वर्णन को सही मान भी लूं तो भी क्या साबित होता है इससे? सिर्फ ये कि शरीर में कांटे का सरगना हर कीमत पर अपनी पहचान को छुपाए रखना चाहता है, और जो व्यक्ति अपनी पहचान उजागर करने में हिचकिचाता है तो जाहिर है कि वो कोई सीधा साधा व्यक्ति तो हरगिज नहीं है। मैंने अपना सिर हिलाकर कहा, ये तुम्हारा केवल अनुमान है, इसका कोई सबूत नहीं कि जो तुम कह रहे हो वो सही हो। व्योमकेश उठ खड़ा हुआ और फर्श पर चहलकदमी करते हुए बोला, सुनो, सही अनुमान सबसे बड़ा सबूत होता है। जिसे तुम जांच पर आधारित सबूत कहते हो उसे तुम यदि बारीकी से अध्ययन करो तो पाओगे कि वो अनुमानों के एक क्रम के अलावा कुछ नहीं है। परिस्थिति पर आधारित प्रमाण बौद्धिक अनुमान नहीं है तो क्या है? फिर भी इसके आधार पर कितने ही लोगों को आजन्म कैद की सजा हुई है। मैं चुप रहा, किंतु हृदय से उसके तर्कों को स्वीकार नहीं कर पाया। एक अनुमान को प्रमाण मान लेना आसान नहीं लगा, लेकिन फिर व्योमकेश के तर्कों को यूं ही झुठला देना भी मुश्किल था। इसलिए मैंने निर्णय किया कि इस समय यही बेहतर होगा कि प्रतिक्रिया के रूप में फिलहाल मैं कुछ न कहूँ। मैं जानता था कि मेरी चुप्पी व्योमकेश को उद्वेलित करेगी और जल्दी ही वो कोई तर्क प्रस्तुत करेगा जिसको मैं किसी तरह भी अस्वीकार नहीं कर पाऊंगा। इसी बीच एक गौरैया उड़कर हमारी खिड़की के दरवाजे पर बैठ गई। उसकी चोंच में एक छोटी सी टहनी थी। उसने अपनी छोटी चमकती आंखों से देखा। व्योमकेश चलते चलते एकाएक रुक गया और गौरैया की ओर इशारा करके उसने पूछा, क्या तुम बता सकते हो ये चिड़िया क्या कहना चाह रही है? चौंक कर मैं बोला, क्या करना चाह रही है माने? मैं समझता हूँ कि वो अपना घोंसला बनाने के लिए जगह ढूंढ रही है, और क्या ये निश्चय पूर्वक कह सकते हो, बिना किसी संदेह के? हाँ, बिना किसी संदेह के। व्योमकेश दोनों बाजुओं को आपस में बांधकर खड़ा हो गया और हल्की मुस्कान से बोला, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? क्या प्रमाण है? प्रमाण? वो तो है उसके मुंह में पेड़ की टहनी।
उसके मुंह में टहनी क्या निश्चित रूप से ये बताती है कि वो घोंसला ही बनाना चाहती है। मैं समझ गया कि मैं ब्योमकेश के तर्कों के जाल में फंस गया हूँ। मैंने कहा, नहीं लेकिन अनुमान। अब तुम लाइन पर आए तो क्यों इतनी देर से मानने से इनकार करते रहे? नहीं, इनकार नहीं, लेकिन तुम्हारा कहना है कि जो अनुमान गौरैया के बारे में लगाया गया वो मनुष्य पर भी लागू होता है। क्यों नहीं? यदि तुम मुंह में टहनी दबाकर किसी की दीवार पर चढ़कर बैठ जाओ तो यह साबित हो जाएगा कि तुम घोंसला बनाना चाहते हो। नहीं, इससे तो ये साबित होगा कि मैं बहुत ही ऊंचे दर्जे का उल्लू हूँ। क्या इसके लिए भी कोई सबूत चाहिए? व्योमकेश हंसने लगा। उसने कहा, तुम मुझे किसी भी तरह नाराज नहीं कर सकते। तुम्हें यह मानना ही पड़ेगा कि भले जांच पर आधारित प्रमाण में भूल हो जाए, पर तर्क पर आधारित अनुमान गलत नहीं हो सकता। मैं भी अपनी जिद पर अड़ गया और बोला, मैं इस विज्ञापन को लेकर तुम्हारे तरह तरह के अनुमानों और अटकलों पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं हूँ। व्योमकेश ने कहा, इससे तो यही साबित होता है कि तुम्हारा दिमाग कितना कमजोर है। जानते हो, आस्था को भी मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ती है। खैर, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए जांच पर आधारित प्रमाण पत्र ही सर्वाधिक उपयोगी का मार्ग है। कल है शनिवार, शाम को हमारे पास कोई काम नहीं है। मैं कल दिखा दूंगा कि मेरा अनुमान सही है। क्या करोगे? इतने में सीढ़ियों से किसी के चढ़ने की पच्चाप सुनाई दी। व्योमकेश ने कानों पर जोर दिया और बोला, आगंतुक, अजनबी, मध्यवय का, भारी भरकम या फिर गोल मटोल, हाथ में बेत, कौन हो सकता है? जरूर हम ही से मिलना चाहता होगा, क्योंकि हमारे अलावा इस मंजिल में रहता कौन है? वो अपने आप पर ही हंस दिया। दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। व्योमकेश जोर से बोला, भीतर आ जाइए, दरवाजा खुला है। एक मध्यवय के भारी भरकम व्यक्ति ने दरवाजा खोलकर प्रवेश किया। उसके हाथ में मलाका बांस से बनी बेत थी, जिसकी मूठ पर चांदी चढ़ी हुई थी। वो बटनों वाला अपलाका ऊन का काला कोट पहने हुआ था। नीचे बढ़िया प्लेटों वाली फाइन धोती झलक रही थी। वो गोरा चिट्टा क्लीन शेव था। आगे के बाल उड़ गए थे, पर देखने में वो प्रियदर्शी था। 3 मंजिल सीढ़ियां चढ़ने से अंदर आते ही बोलने में उसे असुविधा हो रही थी। उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर चेहरा पोंछा। व्योमकेश मेरी ओर इशारा करके आहिस्ता से बड़बड़ाया, अनुमान, अनुमान। मुझे व्योमकेश का ताना चुपचाप सहना पड़ रहा था, क्योंकि उसका अजनबी के बारे में अनुमान सही निकला था। आगंतुक सज्जन तब तक सहज हो चुके थे। उन्होंने प्रश्न किया, आप दोनों में से जासूस व्योमकेश बाबू कौन है? व्योमकेश ने पंखा चलाकर कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, तशरीफ रखिए, मैं ही व्योमकेश बख्शी हूँ, लेकिन मुझे जासूस शब्द से चिढ़ है। मैं एक सत्यान्वेषी हूँ, सच को खोजने वाला। मैं देख रहा हूँ आप काफी परेशान हैं। कुछ देर आराम कर लें, फिर आपसे ग्रामोफोन पिन का रहस्य सुनूंगा। वे सज्जन बैठ गए और बड़ी देर तक किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर व्योमकेश की तरफ ताकते ही रह गए। आश्चर्य में तो मैं भी था, क्योंकि मेरे भेजे में ये घुस नहीं पा रहा था कि व्योमकेश ने एक ही नज़र में उन मध्य वय के संभ्रांत सज्जन को उस कुख्यात ग्रामोफोन पिन की कहानी से कैसे जोड़ दिया। मैंने व्योमकेश के कई अजूबे देखे हैं, पर यह तो कोई जादुई कारनामे से कम नहीं था। बहुत प्रयास करने के बाद उन सज्जन ने अपने विचारों पर नियंत्रण किया और पूछ ही लिया, आप ये कैसे जान गए? व्योमकेश ने हंसकर उत्तर दिया, केवल अनुमान। पहला ये कि आप मध्य वय के हैं, दूसरा आप संपन्न व्यक्ति हैं, तीसरा आपको ये समस्या हाल ही में होने लगी, और अंततः आप मेरे पास सहायता के लिए आए हैं। इसलिए व्योमकेश ने वाक्य वहीं छोड़ दिया और अपने हाथों को हवा में इस प्रकार उड़ाया जैसे कह रहा हो, इतना सब होने के बाद उनके आने का कारण तो एक बच्चा भी जान जाएगा। यहाँ ये बताना जरूरी है कि इधर कुछ सप्ताहों से शहर में कुछ अजीब घटनाएं घट रही थीं। अखबारों ने उन घटनाओं को ग्रामोफोन पिन का रहस्य के शीर्षक से छापना शुरू कर दिया था, और उन घटनाओं की विस्तृत जानकारी पहले पेज की हेडलाइन के रूप में छाप रहे थे। इन समाचारों ने कलकत्ता की जनता को उत्सुकता, व्याकुलता और आतंक के मिले जुले प्रभाव से त्रस्त कर दिया था। अखबारों में भय मिश्रित आतंक पैदा करने वाले वृत्तांत पढ़ने से पान और चाय के अड्डों पर तरह तरह की आशंकाओं और अफवाहों का बाजार गर्म था। भय और आतंक से शायद ही कोई कलकत्तावासी रात के अंधेरे में घर से बाहर निकलता हो। घटना की शुरुआत इस प्रकार हुई। करीब 1.5 महीने पहले सुकिया स्ट्रीट निवासी जयहरि सान्याल सुबह के समय
कार्नवालिस रोड पर चल रहे थे। सड़क पार करने के लिए जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, वे एकाएक औंधे मुंह सड़क पर गिर गए। उस समय सड़क पर काफ़ी भीड़ थी। उन्हें सड़क से उठाकर एक ओर लाया गया तो पता चला कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनकी एकाएक मृत्यु की जब खोजबीन की गई तो पाया गया कि उनके सीने पर खून की बूंद है और आसपास किसी घाव का कोई निशान नहीं है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में अप्राकृतिक मृत्यु घोषित करके लाश को अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम में एक विचित्र तथ्य सामने आया, जिससे पता चला कि मौत ग्रामोफोन के छोटे से पिन यानी कि सुई से हुई है, क्योंकि वो हृदय में पाई गई, जो गड़कर सीधे अंदर पहुंची थी। ये पिन कैसे हृदय के अंदर पहुंची? इस प्रश्न के उत्तर में हथियार विशेषज्ञों ने अपने निर्णय में बताया कि इसे छोटी रिवॉल्वर या उसी प्रकार के यंत्र से सीने के ठीक सामने बिल्कुल पास से मारा गया है, जिससे पिन मृत व्यक्ति की खाल और मांस से होकर सीधा हृदय में पहुंची और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। अखबारों में इस वृत्तांत को पढ़कर काफी शोरगुल हुआ था। इसके बाद मृत व्यक्ति की संक्षिप्त जीवनी भी प्रकाशित हुई और पत्रों में ऐसी अटकलें भी छापी गईं कि यह वास्तव में हत्या ही है या कुछ और। अगर हत्या है तो इसको कैसे अंजाम दिया गया? लेकिन एक बात जो कोई नहीं बता पाया कि इस हत्या के पीछे उद्देश्य क्या था और हत्यारे को इससे क्या लाभ हुआ। अखबारों में यह भी छपा कि पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। चाय के अड्डों से अब यह उड़ने लगा कि यह झांसा पट्टी के सिवाय कुछ नहीं है। उस व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ा था और अखबारों के पास कोई सनसनीखेज समाचार नहीं था, तो उन्होंने ये कहानी गढ़कर दिल को ताड़ बना दिया। लेकिन 8 दिनों के बाद अखबारों ने अपने मुख पृष्ठों पर 1.5 इंच के बड़े बड़े टाइप में जो समाचार छापा, उसको पढ़कर कलकत्ता का संभ्रांत तबका भी चौंक कर सोचने पर मजबूर हो गया। चाय के अड्डों के धुरंधर भी सन्नाटे में आ गए। अफवाहों, आशंकाओं और अटकलों का बाजार बरसात के कुकुरमुत्तों की भांति तेजी से बढ़ने लगा। दैनिक कालकेतु ने लिखा, ग्रामोफोन पिन ने फिर से तांडव शुरू किया। अजीब और रहस्यमय घटनाओं से लोग भयभीत। कलकत्ता की सड़कें पूर्णतः असुरक्षित। कालकेतु के पाठकों को याद होगा कि कुछ दिन पहले श्री जयहरि सान्याल की सड़क पार करते समय एकाएक मृत्यु हो गई थी। जांच से पता चला कि एक ग्रामोफोन पिन उनके हृदय में घुसा मिला और डॉक्टर ने उस पिन को ही मृत्यु का कारण घोषित किया। उस समय हमने संदेह उजागर किया था कि वो कोई साधारण दुर्घटना नहीं है और उसके पीछे कोई छुपा भयानक षड्यंत्र है। हमारा ये संदेह अब पक्का हो गया है। कल ठीक वैसी ही अजीब दुर्घटना घटी है। प्रख्यात व्यवसायी कैलाश चंद्र मौलिक कल शाम लगभग 5 बजे मैदान के निकट गाड़ी से जा रहे थे। रेड रोड पर उन्होंने अपनी कार रुकवाई और पैदल चलने के लिए गाड़ी से बाहर आए। एकाएक उनके मुंह से एक चीख निकली और वे जमीन पर गिर पड़े। उनके ड्राइवर और अन्य लोग उन्हें उठाकर कार तक लाए, लेकिन तब तक उनका प्राणांत हो गया। ये देखकर यहाँ सभी एकत्र लोग घबरा गए, लेकिन भाग्यवश जल्दी ही पुलिस आ गई। कैलाश बाबू रेशमी कुर्ता पहने हुए थे और पुलिस को उनके सीने पर खून की बूंद दिखी। इस भय से कहीं यह अस्वाभाविक मृत्यु न हो, पुलिस ने तुरंत लाश को अस्पताल भेजा। डॉक्टर की रिपोर्ट में कहा गया कि मृतक के हृदय में ग्रामोफोन पिन घुसा पाया गया और बताया गया कि वो पिन नजदीक से उनके सीने में सामने से शूट किया गया था। ये स्पष्ट है कि यह कोई अप्रत्याशित अपराध नहीं है और यह कि जघन्य हत्यारों का गिरोह इस शहर में आ गया है। ये कहना मुश्किल है कि ये लोग कौन हैं और कलकत्ता के इन जाने माने नागरिकों को मारने में उनका प्रयोजन क्या हो सकता है। लेकिन जो वास्तव में अनोखा है वो है उनकी हत्या का तरीका। इसके अलावा हथियार और उसका इस्तेमाल भी रहस्य के पर्दे में छिपा हुआ है। कैलाश बाबू अत्यंत उदार और मिलनसार सज्जन पुरुष थे। ये कल्पना भी नहीं की जा सकती कि उन जैसे व्यक्ति का कोई अहित चाहता हो। मृत्यु के समय उनकी आयु केवल 48 वर्ष थी। कैलाश बाबू विधुर थे। उनके बाद उनकी संपत्ति की स्वामी उनकी बेटी होगी। हम कैलाश बाबू की बेटी और दामाद के लिए गहन सहानुभूति प्रकट करते हैं, जो उनकी मृत्यु से शोकाकुल हैं। पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल कैलाश बाबू के ड्राइवर को संदेह के चलते हिरासत में ले लिया गया है। तो ये लंबी चौड़ी खबर अखबार में छपी थी। इसके बाद लगभग 2 सप्ताह तक अखबारों में काफ़ी उत्तेजना फैली रही। पुलिस जोर शोर से अपराधी की तलाश में व्यस्त रही, लेकिन अपराधी का कोई सुराग पाना तो दूर, वो ग्रामोफोन पिन के गहन रहस्य के बारे में भी कोई प्रकाश नहीं डाल पाई। और फिर करीब 15 दिन बाद ग्रामोफोन पिन ने अपनी करामात पुनः दिखाई। इस बार का शिकार कृष्ण दयाल शाह नामक एक सूदखोर धनवान था। वो धर्मतल्ला और विलिंगटन स्ट्रीट के चौराहे पर सड़क पार करते समय सड़क पर ही गिर गया और फिर कभी नहीं उठा।
इस बार फिर मीडिया में ऐसा घमासान छिड़ा जिसने खबरों के परखच्चे उड़ा दिए। संपादकीय लेखों में पुलिस की कार्यक्षमता और व्यर्थता पर तीखे प्रहार और तेज हो गए। कलकत्ता महानगर में आतंक छा गया। नागरिकों में भय और दहशत घर करने लगी। अड्डों में, चाय दुकानों, होटलों और ड्राइंग रूमों में इस विषय को छोड़कर कोई और विषय रहा ही नहीं। कुछ ही दिन के अंतराल में ऐसी 2 और मौतें हो गईं। सारा शहर दहशत से सकते में आ गया। एक नागरिक ये समझ नहीं पा रहा था कि वो हत्यारे से अपने को कैसे सुरक्षित रखे। कहना ना होगा कि ब्योमकेश भी गहन रूप से इस रहस्य पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए था। गलत कार्य करने वालों को पकड़ना उसका व्यवसाय था और इस क्षेत्र में उसने पर्याप्त नाम भी अर्जित किया था। वो चाहे जितना जासूस शब्द से घृणा करता हो, पर वो अच्छी तरह से जानता था कि सभी तत्वों और उसके कार्य क्षेत्र को देखते हुए वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव ही है। इसलिए भी इस जघन्य हत्याकांड ने उसके मस्तिष्क की समस्त क्षमताओं को हिला दिया था। हम दोनों सभी अपराध के घटनास्थलों पर जाते और प्रत्येक घटनास्थल को सभी कोणों से जांचते। मैं कह नहीं सकता कि ब्योमकेश को इस जांच पड़ताल से कोई नया सुराग मिला या नहीं, और यदि मिला भी हो तो उसने मुझसे इस बारे में कोई चर्चा नहीं की। लेकिन इतना ज़रूर था कि वो अपनी नोटबुक में बड़ी मुस्तैदी से छोटी छोटी जानकारी को दर्ज करता जा रहा था। संभवतः वह अपने मन के भीतर से उसे विश्वास था कि किसी दिन रहस्य की कोई टूटी डोर उसके हाथ लग ही जाएगी। इसलिए आज जब वो टूटी डोर उसके हाथ के करीब आ गई तो मुझे एहसास हो गया कि शांत चेहरे के बावजूद भीतर से वो कितना उद्वेलित और अशांत है। वे सज्जन कहने लगे, मैं आया था क्योंकि मैंने आपके बारे में सुना था और अब देख रहा हूँ कि वो सब गलत नहीं है। आश्चर्यजनक दक्षता जो आपने अभी दिखाई है, उसे देखकर मुझे लगता है कि आप ही हैं जो मुझे बचा सकते हैं। पुलिस कुछ भी नहीं कर पाएगी, इसलिए मैं उनके पास गया ही नहीं। जरा देखिए तो, कम से कम 5 हत्याएं दिन दहाड़े उनकी नाक के नीचे हो गईं। क्या वे कुछ कर पाए? और आज तो मैं भी जाने कैसे बच गया। उनकी आवाज़ लड़खड़ाकर मध्यम हो गई और उनकी कनपटी पर पसीने की बूंदें चमक आईं। ब्योमकेश ने उन्हें सांत्वना देते हुए, शांत करते हुए कहा, मुझ पर विश्वास कीजिए। अच्छा हुआ कि आप पुलिस के बजाय मेरे पास चले आए। अगर कोई इस रहस्य को खोल सकता है तो यकीनन वो पुलिस नहीं है। कृपा करके शुरू से सारी बात विस्तार पूर्वक बताइए। कोई भी बात छोड़िए नहीं, क्योंकि मेरे लिए कोई भी जानकारी व्यर्थ नहीं होती। उन सज्जन ने सहज होकर कहना शुरू किया, मेरा नाम आशुतोष मिश्र है। मैं नज़दीक ही नेबुटोला में रहता हूँ। 18 साल की उम्र से ही मैं अपने व्यवसाय में लगा हुआ हूँ। मुझे कभी समय ही न मिला कि मैं अपने परिवार और शादी वगैरह के बारे में सोच पाऊँ। दूसरे, मुझे बच्चों का भी कोई शौक़ नहीं, इसलिए मैं इन सब झंझटों से दूर ही रहा। मेरे शौक़ भी कुछ अलग ही हैं। कुछ चीज़ें बहुत अधिक पसंद हैं, कुछ से मुझे सख्त नफरत है। इसलिए मैं अकेला रहना ही पसंद करता हूँ। समय के साथ उम्र भी बीत गई। मैं अगली जनवरी को 50 वर्ष पूरा कर लूँगा। 2 साल पहले मैंने अपने काम से अवकाश ले लिया। अब मेरे पास मेरी बचत का पैसा लगभग 1.5 लाख रुपया बैंक में जमा है, जिसका ब्याज मेरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। मुझे रहने के लिए भाड़ा भी नहीं देना पड़ता, क्योंकि जिस घर में रहता हूँ वो मेरा ही है। मुझे केवल संगीत का ही शौक है। सब कुछ होते हुए मुझे जीवन से कोई शिकायत नहीं है। ब्योमकेश ने प्रश्न किया, लेकिन क्या आपके ऊपर कोई निर्भर भी है? आशुतोष ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मेरा कोई भी संबंधी नहीं है और इसीलिए मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं है। एक निठल्ला भांजा ज़रूर है जो पहले पैसा मांगने आया करता था, लेकिन वो छोकरा शराबी और जुआरी है, इसलिए मैंने उसे घर में रुकने से रोक दिया। ब्योमकेश ने पूछा, ये भांजा अब कहाँ है? आशुतोष बड़े संतोष के साथ बोले, आजकल वो जेल में है। उसे मारपीट करने और पुलिस से हाथापाई करने के जुर्म में 2 महीने की कैद हुई है। अब जेल में है। अच्छा, ठीक है, अब आगे कहिए जो आप कह रहे थे। जब से वो बेहुदा विनोद मेरा भांजा जेल गया है, तब से मेरा जीवन आराम से कट रहा था। मेरा कोई मित्र नहीं है और मैंने जानबूझकर कभी किसी का नुकसान नहीं किया, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई मेरा दुश्मन भी होगा। लेकिन कल एकाएक मैं जैसे आसमान से गिरा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। मैंने अखबारों में ग्रामोफोन पिन के रहस्य की खबरों को पढ़ा ज़रूर था, लेकिन मुझे उन पर विश्वास नहीं होता था। मुझे लगता था वे सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, लेकिन मैं गलत था। वो कैसे?
कल शाम में रोजाना की तरह घूमने निकला। जोड़ा साकों के पास एक संगीत संगोष्ठी है जहां मैं शाम को समय गुजारता हूँ और रात में 9 बजे के आसपास लौटता हूँ। आमतौर पर मैं पैदल ही जाता हूँ क्योंकि मेरी उम्र में स्वास्थ्य के लिए ये फायदेमंद है। कल रात को लौटते समय जब मैं हैरिसन रोड और एम्सहर्स्ट स्ट्रीट के चौराहे पर पहुंचा, उस समय वहां की घड़ी 9:15 बजा रही थी। उस समय भी सड़कों पर भीड़ काफ़ी थी। मैं फुटपाथ पर कुछ समय के लिए रुका रहा। मैं चाहता था कि आने वाली 2 ट्राम भी निकल जाएं। जब ट्रैफिक बिल्कुल साफ हो गया तो मैं सड़क पार करने लगा। मैं सड़क के बीच में पहुंचा ही था कि एकाएक मैंने अपने सीने पर झटका महसूस किया। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे हृदय के ऊपर की हड्डियों के पास, जहां मैं अपनी ब्रेस्ट पॉकेट में अपनी घड़ी रखता हूं, कुछ ठोक दिया है। इसके साथ ही मुझे दर्द हुआ, जैसे किसी ने हृदय में कांटा घुसा दिया हो। मैं गिरते गिरते बचा। किसी तरह मैंने अपना संतुलन बनाए रखा और सड़क पार कर गया। मुझे चक्कर आया और मैं समझ नहीं पाया कि हुआ क्या। जब मैंने ब्रेस्ट पॉकेट से अपनी घड़ी निकाल कर देखी तो वो ठप हो गई थी। उसका शीशा पूरी तरह से टूट गया था और एक ग्रामोफोन पिन उसमें घुस गया था। आशु बाबू फिर पसीने से तरबतर हो गए। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी भौं पर आए पसीने को पोंछा और अपनी जेब से निकालकर एक डिब्बी दे दी और बोले, ये रही वो घड़ी। व्योमकेश ने डिब्बी खोलकर घड़ी निकाली। घड़ी गन मेटल की बनी थी। ऊपर से शीशा नदारद था। घड़ी के समय 9:30 बजे का था और एक ग्रामोफोन का पिन घड़ी के बीचों बीच गढ़ा हुआ था। व्योमकेश ने घड़ी को बड़ी बारीकी से कुछ देर देखा, फिर उसे डिबिया में रखकर सामने मेज पर रख दिया और बोला, हाँ तो आप अपनी बात जारी रखिए। आशु बाबू बोले, भगवान ही जानता है उसके बाद मैं कैसे घर पहुंचा। मैं तनाव और परेशानी में सारी रात सो नहीं पाया। ये घड़ी मेरे लिए वरदान ही समझिए, अन्यथा तो अब तक अस्पताल के पोस्टमार्टम की टेबल पर मेरी लाश पड़ी होती। आशु बाबू के रोंगटे खड़े हो गए। एक ही रात में मैंने अपने जीवन के 10 वर्ष खो दिए हैं व्योमकेश बाबू। पूरी रात मैं सोचता रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ, अपने को कैसे बचाऊँ। दिन की पहली किरण के साथ ही मुझे आपका नाम सूझा। मैंने आपकी अभूतपूर्व क्षमताओं के बारे में सुना था और इसलिए मैं पहली ही फुर्सत में आपके पास चला आया हूँ। मैं एक बंद टैक्सी में आया हूँ। पैदल चलने की मेरी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि कहीं। व्योमकेश उठकर आशुतोष बाबू के पास गया और उनके कंधों पर हाथ रखकर बोला, आप अब आराम से रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका अब कोई बाल बाका भी नहीं कर पाएगा। ये सही है कि कल आप बाल बाल बचे हैं, लेकिन आगे से यदि आप मेरी सलाह पर अमल करेंगे तो आपके जीवन को कोई खतरा नहीं रहेगा। आशु बाबू ने व्योमकेश के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, व्योमकेश बाबू, कृपा करके मुझे इस दुर्गति से बचा लीजिए, मेरा जीवन बचा लीजिए। मैं आपको 1000 रुपये का पुरस्कार दूंगा। व्योमकेश मुस्कुराते हुए वापस अपनी कुर्सी पर बैठकर बोला, ये तो आपकी उदारता है। इसको मिलाकर कुल 3000 रुपये हो जाते हैं क्योंकि 2000 रुपये के इनाम की घोषणा सरकार कर चुकी है कि नहीं? लेकिन ये सब बात में पहले मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कल जब आप पर हमला हुआ था उस समय आपने कोई आवाज़ सुनी थी? किस तरह की आवाज़? कोई भी, जैसे कार के टायर फटने की आवाज़? आशु बाबू ने निश्चय पूर्वक कहा, नहीं। व्योमकेश ने फिर पूछा, कोई और आवाज़ या ध्वनि? जैसा कि मुझे याद आता है मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। ध्यान से सोचिए। काफी देर सोचने के बाद आशु ने कहा, मैंने वे ध्वनियाँ सुनी जो अक्सर भीड़ भरी सड़कों पर होती हैं, जैसे कारों, ट्रामों, रिक्शों की आवाज़ें। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मुझे झटका लगने के समय मैंने साइकिल की घंटी की आवाज़ सुनी थी। कोई और अस्वाभाविक आवाज़? नहीं। व्योमकेश कुछ क्षणों के चुप रहने के बाद बोला, क्या आपके ऐसे दुश्मन हैं जो चाहते हों कि आपकी मृत्यु हो जाए? नहीं, जहाँ तक मेरी जानकारी में है मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता। आपने शादी नहीं की इसलिए आपके बच्चे तो हैं नहीं। मैं समझता हूँ आपका भांजा ही आपका वारिस है। आशु बाबू पहले तो दुविधा में हिचकिचाए और बाद में बोले, नहीं। क्या आपने अपनी वसीयत लिख दी है? हाँ। कौन है आपका वारिस? आशु बाबू संकोच में मुस्कुराए और कुछ क्षण चुप रहने के बाद कुछ अटकते हुए बोले, आप मुझसे इसे छोड़कर कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ये मेरा निजी मामला है, प्राइवेट है। और वो अपनी उलझन में खो गए।
व्योमकेश पैनी निगाह से आशु बाबू को देखकर बोला, ठीक है, लेकिन क्या आपका भविष्य का वारिस जो भी हो आपकी वसीयत के बारे में जानता है? नहीं, ये मेरे और मेरे वकील के बीच पूरी तरह से गोपनीय है। क्या आप अपने वारिस से अक्सर मिलते रहते हैं? आशु बाबू ने दूसरी ओर देखकर कहा, हाँ। आपके भांजे को जेल गए कितने दिन हुए हैं? आशु बाबू ने हिसाब लगाकर बताया, लगभग 3 सप्ताह। व्योमकेश बाबू कुछ देर व्यग्रता में बैठा रहा, फिर एक निश्वास छोड़कर उठ खड़ा हुआ। आप अभी घर जाइए, ये घड़ी और अपना पता मेरे पास छोड़ जाइए। यदि मुझे किसी और जानकारी की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे संपर्क करूंगा। आशु बाबू एकाएक परेशान हो उठे और बोले, लेकिन आपने तो मेरे लिए कोई व्यवस्था नहीं की। यदि मुझे फिर आपको केवल इतना ही ख्याल रखना है कि आप अपने घर से बाहर ना निकलें। आशु बाबू का चेहरा भय से सफेद हो गया। उन्होंने कहा, मैं घर में अकेला रहता हूँ। यदि कोई व्योमकेश बोला, घबराइए नहीं, आप घर में पूर्ण सुरक्षित हैं। हाँ, यदि आप दरबान रखना चाहते हो तो रख सकते हैं। आशु बाबू बोले, क्या मैं घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकल सकता? व्योमकेश कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, यदि आप घर से बाहर निकलना ही चाहते हैं तो केवल फुटपाथ का ही प्रयोग करें। किसी भी स्थिति में सड़क का प्रयोग ना करें। यदि करते हैं तो मैं आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले पाऊंगा। आशु बाबू के चले जाने के बाद व्योमकेश काफी देर तक त्योरी चढ़ाकर विचारों में डूबा रहा। इसमें कोई संदेह नहीं कि फिलहाल उसके मस्तिष्क के लिए उन्हें काफी मसाला मिल गया था, इसलिए मैंने उसे छेड़ना नहीं चाहा। कोई आधा घंटे बाद उसने मुंह उठाकर देखा और बोला, तुम सोच रहे हो कि मैंने आशु बाबू को घर से निकलने के लिए मना कर दिया, और मैं कैसे इस निर्णय पर आया कि वे केवल घर में ही सुरक्षित रहेंगे? मैंने चौंक कर देखा और मेरे मुंह से निकल गया, हाँ। व्योमकेश ने कहा, ग्रामोफोन पिन केस में ये स्पष्ट है कि सभी हत्याएं सड़क पर हुई हैं। सड़क के किनारे भी नहीं, बल्कि सड़क के बीच में। क्या तुमने सोचा ऐसा क्यों हुआ है? नहीं, क्या कारण है? 2 कारण हो सकते हैं। पहला कि सड़क पर मारने से इल्जाम से बच जाना आसान हो जाता है, हालांकि ये ज्यादा मुमकिन नहीं लगता। दूसरे, हत्या का हथियार भी ऐसा है जिसका प्रयोग केवल सड़क पर ही संभव हो। मैंने उत्सुकता से पूछा, किस तरह का हथियार हो सकता है? व्योमकेश बोला, अगर यही पता लग जाए तो ग्रामोफोन पिन का रहस्य ही ना खुल जाए। मेरे मस्तिष्क में एक विचार रह रह कर उठ रहा था। मैंने कहा, क्या कोई ऐसा रिवॉल्वर रख सकता है जिसमें गोली के स्थान पर ग्रामोफोन पिन का इस्तेमाल हो सके? व्योमकेश ने मेरी बात की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, आइडिया मार्के का है, लेकिन इसमें कुछ संदेह दिखाई दे रहा है। कोई व्यक्ति जो बंदूक और पिस्तौल इस्तेमाल करना चाहता है, वो क्यों चाहेगा? तर्क के अनुसार वो एकांत ही खोजेगा। दूसरे, बंदूक तो छोड़ो, पिस्तौल के शॉट का धमाका भी भीड़ के कोलाहल में छुप नहीं सकता। फिर गन पाउडर की महक तो रही जाती है। वो कहते हैं ना कि एक धमाका दूसरे को छुपा सकता है, लेकिन महक कैसे छिपेगी? मैंने कहा, संभव है वो एयरगन हो। व्योमकेश जोर से हंसा, वाह, क्या बेहतरीन आइडिया है। कंधे पर एयरगन लटकाकर हत्या करने जाना, लेकिन क्या यह व्यवहारिक है? नहीं मेरे प्यारे मित्र, ये इतना आसान नहीं है। यहाँ सोचने की बात यह है कि जो भी हथियार होगा वो धमाका करेगा ही। तब कैसे उस धमाके को छुपाया जा सकता है? मैंने कहा, तुम अभी अभी क्या कह रहे थे कि एक धमाका दूसरे को छुपा सकता है? एक झटके से व्योमकेश खड़ा हो गया और मुझे बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगा और बड़बड़ाने लगा, ये सही है, ये बिल्कुल सही है। मैं चौंक उठा। क्या बात है? व्योमकेश ने सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं जितना ग्रामोफोन पिन रहस्य के बारे में सोचता हूँ उतना ही मुझे लगता है जैसे सारी हत्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक विशेष प्रकार की समानता सभी हत्याओं में दिखाई दे रही है, हालांकि ऊपर से ऐसा कुछ नहीं लगता। वो कैसे? व्योमकेश ने उंगली पर चिन्ह लगाते हुए कहा, शुरू करें तो सभी शिकार मध्य वय के व्यक्ति थे। आशु बाबू जो घड़ी के कारण बच गए, वे भी मध्य आयु के ही हैं। दूसरे सभी खाते पीते संपन्न व्यक्ति हैं। कुछ दूसरों से अधिक धनी हो सकते हैं, किंतु निर्धन कोई नहीं था। प्रत्येक व्यक्ति की हत्या सड़क के बीचों बीच हुई, सैकड़ों की भीड़ में। और अंत में महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि सभी संतानहीन थे। तो तुम्हारा अनुमान ये है? व्योमकेश बोला, मैंने अभी तक कोई अनुमान नहीं लगाया है। ये सब बातें मेरे अनुमान के केवल आधार हैं।
तुम इन्हें संभावना कह सकते हो। मैंने कहा, लेकिन केवल इन संभावनाओं से हत्यारों को पकड़ना। व्योमकेश ने टोक दिया, हत्यारे नहीं अजीत, हत्यारा। बहुवचन का प्रयोग केवल प्रतिष्ठा जोड़ने के लिए है, वास्तव में व्यर्थ है। अखबार वाले भले ही हल्ला मचा रहे हैं कि इनके पीछे हत्यारों का गिरोह है, लेकिन उस गिरोह में एक ही व्यक्ति है जो इस मानवीय हत्याओं का पोषक, गुरु और हत्यारा है। सभी हत्याओं के पीछे केवल एक व्यक्ति है। मैं अपने संदेह को रोक नहीं पाया। तुम ये सब इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? व्योमकेश ने उत्तर दिया, सबूत तो अनेक हैं, लेकिन फिलहाल एक ही पर्याप्त है। क्या यह संभव है कि सभी लोग इतनी अद्भुत दक्षता से एक ही जगह पर दागे गए हथियार से मारे जाएं? प्रत्येक बार पिन हृदय के बीच में ही घुसा है, रंच मात्र भी न इधर न उधर। आशु बाबू का केस ही ले लो, यदि घड़ी ना होती तो वहां पिन कहाँ लगता? तुम्हारी नज़र में कितने लोग हो सकते हैं जो इतनी दक्षता से ये कार्य कर पाएंगे, जिनका निशाना इतना अचूक होगा? ये तो उस तरह हो गया जैसे पानी में लकड़ी की मछली की छाया देखकर घूमते पहिए के बीच मछली की आंख में तीर मारना। मैं समझता हूँ तुम्हें द्रौपदी के स्वयंवर की कथा तो याद ही होगी। जरा सोचो, ये केवल अर्जुन ही कर पाया था। महाभारत काल में भी इतनी अचूक दक्षता का श्रेय केवल एक व्यक्ति को मिला था। व्योमकेश जब उठा तो हंस रहा था। ड्राइंग रूम के बगल वाला कमरा व्योमकेश का निजी कमरा था, जिसमें वो हर समय मुझे भी नहीं आने देता था। वास्तव में ये उसकी लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, संग्रहालय और ड्रेसिंग रूम था। उसने आशु बाबू की छड़ी उठाकर अपने कमरे की ओर जाते हुए कहा, लंच के बाद इस केस पर मस्तिष्क लगाने के लिए पर्याप्त समय होगा। अब समय है नहाने का। व्योमकेश दोपहर में 3:30 बजे के आसपास बाहर चला गया। मुझे नहीं मालूम कहाँ और क्यों गया, और वापस आया तब तक अंधेरा हो चुका था। मैं उसके इंतजार में बैठा था। जैसे ही वो आया, पुत्तीराम नाश्ता ले आया। व्योमकेश ने कुर्सी पर कमर टिकाते हुए चुरुट जलाकर पहली बार मौन तोड़ा। तुम्हें आशु बाबू कैसे व्यक्ति लगे? मुझे प्रश्न कुछ अटपटा लगा। मैंने पूछा, ऐसा क्यों पूछते हो? मैं समझता हूँ वे सज्जन पुरुष, काफी सहज और मिलनसार व्यक्ति हैं। व्योमकेश ने पूछा, और उनका नैतिक चरित्र? मैंने उत्तर दिया, जिस प्रकार अपने उस शराबी भांजे के बारे में उनकी नफरत देखी, मैं तो कहूँगा कि वे सीधे और सच्चे इंसान हैं। फिर उनकी उम्र भी हो गई है, उन्होंने विवाह भी नहीं किया। संभव है जवानी में उन्होंने कुछ प्यार व्यार की हरकतें की हों, लेकिन उन सब के लिए उनकी अब अवस्था नहीं है। व्योमकेश हंस पड़ा। उनकी अवस्था न भी हो तो क्या उन बातों ने उन पर कोई रोक लगाई है? जोड़ा सांकों के जिस घर में आशु बाबू रोज शाम को संगीत सुनने जाते हैं, वो एक स्त्री का घर है। दरअसल ये कहना कि वो उस स्त्री का घर है गलत है, क्योंकि आशु बाबू उसका भाड़ा भरते हैं। उस घर को संगीत संगोष्ठी स्कूल कहना भी शायद गलत होगा, क्योंकि संगोष्ठी बनाने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की दरकार होती है। यहाँ तो वे केवल एक ही है। क्या बात कर रहे हो? तो बुढ़ऊ काफी रंगीन तबीयत के हैं। वाह! और भी है, आशु बाबू उस स्त्री की पिछले 12-13 वर्षों से देखभाल कर रहे हैं, इसलिए उनकी वफादारी पर शक नहीं किया जा सकता। और जाहिर है कि बदले में उन्हें भी वही वफादारी मिली है, क्योंकि और किसी संगीत का शौकीन को घर में घुसने की इजाज़त नहीं है। दरवाजे पर सख्त पहरा है। मैं उत्सुकता से भर गया था। तो क्या वास्तव में तुम संगीत प्रेमी बनकर उस घर में गए थे? क्या देख पाए उस स्त्री को? कैसी थी देखने में? व्योमकेश बोला, मैं एक झलक ही देख पाया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं उसके रूप का वर्णन करके तुम्हारे जैसे कुंवारे दोस्त की अनमोल रातों की नींदें उड़ा दूं। एक ही शब्द कहूँगा, लाजवाब। उसकी आयु संवतः 27-28 बरस की होगी। जो भी हो, मैं आशु बाबू की पसंद का कायल हो गया हूँ। मैंने हंसकर कहा, मुझे ये लग भी रहा था कि तुम्हें एकाएक आशु बाबू के निजी जीवन में इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई। व्योमकेश बोला, अनियंत्रित उत्सुकता मेरी कमियों में से एक है। दूसरे, आशु बाबू का वारिस मुझे परेशान किए हुए था। तो ये है आशु बाबू की वारिस। ये मेरा अनुमान है। मैंने वहाँ एक और व्यक्ति को देखा जिसकी आयु 35 के लगभग होगी। देखने में काफ़ी तड़क भड़क वाला लगा। वो दरबान के पास तेज़ी से आया
और उसके हाथ में एक पत्र देकर गायब हो गया। जो भी हो, विषय चाहे जितना भी मज़ेदार हो, पर इस समय हमारे लिए इतना उपयोगी नहीं है। ब्योमकेश उठकर फर्श पर चक्कर लगाने लगा। मैं समझ गया कि ब्योमकेश नहीं चाहता कि आशु बाबू के निजी जीवन की ये घटनाएं आशु बाबू को सुरक्षा प्रदान करने के उसके प्रयासों में आड़े न आ जाएं। मैं भी जानता था कि मानवीय मस्तिष्क कई बार ऐसी स्थितियों में अनजाने में केंद्र बिंदु से भटक जाता है। इसलिए मैंने भी विषय बदलते हुए कहा, क्या तुम्हें घड़ी की जांच करके कुछ मिला? ब्योमकेश चलते चलते मेरे सामने रुक गया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, घड़ी को जांचने के बाद मुझे 3 जानकारी मिली है। पहली, ग्रामोफोन पिन साधारण एडिसन ब्रांड का है। दूसरी, उसका भार ठीक 2 ग्राम है। और तीसरी, घड़ी अब ठीक नहीं हो सकती, उसकी मरम्मत संभव ही नहीं है। मैंने कहा, इसका मतलब है तुम्हें कोई उपयोगी जानकारी हाथ नहीं लगी। ब्योमकेश ने चेयर खींचकर बैठे हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इससे मुझे ये पता चला कि जिस समय ये पिन मृतक के हृदय में दागा गया, उस समय मृतक और हत्यारे की दूरी 7-8 फीट से ज़्यादा नहीं हो सकती। एक ग्रामोफोन पिन इतना हल्का होता है कि इससे अधिक दूरी से दागा जाए तो अपने निशाने पर लग ही नहीं सकता। और तुम जानते ही हो कि हत्यारे का निशाना कितना अचूक रहा है। प्रत्येक बार हथियार ने अपना काम बखूबी पूरा किया है। आश्चर्य है, मैंने भी प्रश्न किया। हत्यारे ने इतने नजदीक आकर हत्या की, फिर गायब हो गया और पकड़ा नहीं गया। ब्योमकेश बोला, यही तो सबसे बड़ी पहेली है। जरा सोचो, हत्या कर देने के बाद वो व्यक्ति भी भीड़ में खड़ा होगा। हो सकता है कि वो मृतक की लाश को हटाने में सहायक भी रहा हो, फिर भी कोई उसे पकड़ नहीं पाया। कितनी सफाई से उसने अपने को छुपाए रखा। फिर मैंने कुछ देर सोचकर कहा, मान लो कि हत्यारे की पॉकेट में एक ऐसा यंत्र है जो ग्रामोफोन पिन को दाग सकता हो। जैसे ही वो अपने शिकार के सामने आता है, वो अपनी पॉकेट के अंदर से यंत्र को चला देता हो। अपना हाथ वो पॉकेट में ही रखता हो। किसी को शक भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत से लोग चलते समय अपना हाथ पॉकेट में रखते हैं। ब्योमकेश ने कहा, अगर ऐसा होता तो वो अपना काम फुटपाथ पर भी कर सकता था। वो अपने शिकार के सड़क पार करने के लिए ही क्यों रुकेगा? दूसरे, मैं किसी ऐसे यंत्र को नहीं जानता जो बिना कोई आवाज किए त्वचा और मांसपेशियों को चीरकर सीधे हृदय पर आघात कर सकता हो। क्या तुमने सोचा कि इसके लिए यंत्र में कितनी शक्ति की जरूरत होगी? मैं चुपचाप सुनता रहा। ब्योमकेश बहुत देर तक अपनी कोहनियों को घुटनों पर रखे मुंह हाथों में लिए गहन चिंतन में डूबा रहा। अंत में बोला, मुझे लग रहा है इसका बहुत ही साधारण हल है, जो मेरे हाथों के निकट ही है, लेकिन सामने नहीं आ रहा। जितना मैं प्रयास कर रहा हूं, उतना ही हाथों से फिसलता जा रहा है। उस रात हत्या के विषय पर और चर्चा नहीं हुई। जब तक ब्योमकेश सोया नहीं, तब तक वो विचारों में उलझा रहा। ये जानकर कि रहस्य का हल उसके हाथों के नजदीक पहुंच गया है, जो बार बार उसके हाथों से फिसला जा रहा है, मैंने भी उसके विचारों में व्यवधान पहुंचाना उचित नहीं समझा। दूसरे दिन सुबह भी उसका चेहरा परेशान दिखाई दिया। वो जल्दी ही उठ गया और एक कप चाय पीकर चला गया। 3 घंटे बाद जब वो आया तो मैंने पूछ ही लिया, कहाँ गए थे? जूते के फीते खोलते हुए ब्योमकेश ने बड़ी व्यस्तता से उत्तर दिया, वकील के पास। मैंने देखा कि वो अब भी विचारों में डूबा है, तो और कोई बात नहीं की। दोपहर भर वो कमरा बंद करके काम में लगा रहा। एक बार मैंने फ़ोन पर बात करते भी सुना। लगभग 4:30 बजे उसने दरवाज़ा खोला और झाँक कर चिल्लाया, अरे भाई, कल की बात क्या भूल गए? शरीर में कांटे का रहस्य ढूंढने का समय हो रहा है। वाकई मेरे दिमाग से भी वो बात एकदम निकल गई थी। ब्योमकेश ने हंसते हुए कहा, तो आ जाओ भाई, तुम्हारा ड्रेसिंग कर दूं? हम लोग ऐसे ही तो जा नहीं सकते। मैंने उसके कमरे में घुसते हुए पूछा, क्यों, हम ऐसे ही क्यों नहीं जा सकते? ब्योमकेश ने एक लकड़ी की अलमारी खोलकर टिन का बॉक्स निकाला, जिसमें से उसने क्रेप का टुकड़ा, छोटी कैंची, गोंद वगैरह कुछ चीज़ें निकालकर बाहर रख दी और मेरे गाल पर स्पिरिट तथा गोंद लगाते हुए बोला, ये लोगों में कोई अजनबी बात नहीं रह गई कि अजित बंद्योपाध्याय ब्योमकेश बख्शी के परम मित्र हैं, इसलिए थोड़ी सी सावधानी ज़रूरी है। लगभग 1.25 घंटे तक ब्योमकेश काम करता रहा। जब उसने अपना काम कर लिया तो मैंने शीशे में जाकर देखा तो चौंक कर मेरे मुंह से निकल गया, ओरे बाबा, अजीत ने कब मूंछ या फ्रेंच कट दाढ़ी तो कभी नहीं रखी। जो व्यक्ति शीशे में दिख रहा था उसकी आयु करीब 10 वर्ष अधिक होगी। गालों पर कुछ झाइयाँ थीं और रंग भी कुछ दबा हुआ था। मैंने किंचित भय से पूछा, यदि पुलिस ने धर लिया तो?
व्योमकेश बड़े धैर्य से बोला, डरो नहीं, काबिल से काबिल पुलिस वाला भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा कि तुमने भेष बदला है। यदि तुम्हें विश्वास न हो तो नीचे सड़क पर जाओ और अपनी जान पहचान के किसी भी व्यक्ति से पूछो कि अजित बाबू कहाँ रहते हैं। मेरा आतंक और भी बढ़ गया। मैंने कहा, नहीं नहीं भाई, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं जैसा हूँ वैसे ही जाऊँगा। मैं जब चलने के लिए तैयार हो गया तो ब्योमकेश बोला, तुम्हें मालूम भी है तुम्हें क्या करना है, बस लौटते समय सावधान रहना, हो सकता है तुम्हारा पीछा किया जाए। क्या इसकी भी आशंका है? आशंका को निर्मूल नहीं किया जा सकता। मैं घर पर ही हूँ। प्रयास करना कि काम पूरा करके जल्दी से जल्दी लौट सको। घर से बाहर निकलकर पहले तो मैं घबराता रहा, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे बदले भेष से कोई भी आकर्षित नहीं हो रहा तो मैं सहज हो गया, क्योंकि मेरा आत्मविश्वास भी लौट आया। 5 बज गए थे और अधिक समय अब नहीं बचा था। मैं ट्राम पकड़कर एस्प्लेनेड में उतरा और निर्धारित स्थल की तरफ बढ़ने लगा। यद्यपि ये कोई रोमांटिक मुलाकात नहीं थी और ना ही मेरे मन में रूमानी सपने थे, फिर भी एक प्रकार की उत्सुकता और उत्तेजना का एहसास हो रहा था। लेकिन ये उत्तेजना जल्दी ही विलुप्त हो गई। भीड़ के रेले में खंबे की तरह एक ही स्थल पर जमे रहना कोई मामूली काम तो था नहीं। अब तक न जाने कितने लोगों की कोहनी और घुटने टकरा चुके थे और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लैंप पोस्ट पर टिककर यूं ही खड़े रहने पर एक और भी डर पैदा हो गया, क्योंकि सड़क के उस पार क्रॉसिंग पर खड़ा सार्जेंट कई बार मुझे घूर चुका था। अगर वो मेरे पास आए और पूछे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ तो उसकी नज़रों से बचने के लिए मैंने सामने व्हाइटवे लैंडलॉज के सजावटी शोरूमों पर अपनी दृष्टि गड़ा दी, जैसे कि मैं उनमें रखी सुंदर वस्तुओं को निहार रहा हूँ। मैंने सोचा कि पॉकेट मार समझकर पकड़ा जाऊं, इससे तो बेहतर है कि शहर देखने आया एक मूर्ख और गवार बनकर ही खड़ा रहूं। मैंने अपनी घड़ी देखी, 6 बजने में सिर्फ 10 मिनट शेष थे। 10 मिनट बिताकर मैं इस झंझट से पार हो जाऊंगा। व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। मैं खंबे से टिककर जरूर खड़ा था, लेकिन बार बार कुर्ते की जेब टटोल रहा था। जेब अब तक खाली थी। आखिरकार 6 बजे और मैंने आहिस्ता से लैंप पोस्ट से अपना कंधा हटाया, एक बार और जेब टटोली, पर निराशा ही हाथ लगी। निराशा के साथ साथ मन में खुशी भी हुई। अंततः मुझे एक उदाहरण मिला था जिसके आधार पर मैं ब्योमकेश को चिढ़ा सकूंगा और उसके सभी अनुमान सही नहीं होते। मन ही मन प्रसन्न होते हुए मैंने एस्प्लेनेड डिपो की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि फोटो चाहिए बाबू, शब्दों ने मुझे चौंका दिया। मैंने मुड़कर देखा। लुंगी पहने एक मुस्लिम नौजवान हाथ में एक लिफाफा लिए मेरी ओर देख रहा था। दुविधा में मैंने हाथ में लिफाफा ले लिया और लेने के बाद जैसे ही उसमें से अश्लील फोटो निकलकर जमीन में बिखरे, मैं घबरा गया। मैं जानता था कि कलकत्ता की सड़कों पर यह धंधा चलता है। मैंने अपने हाथ को उसकी ओर बढ़ाते हुए घृणा से इनकार कर दिया, लेकिन इससे पूर्व ही वो आदमी गायब हो गया। मैंने दाएं बाएं चारों ओर देखा, पर वो लुंगी वाला युवक कहीं भी दिखाई नहीं दिया। मैं हैरानी में खड़ा हुआ था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। एकाएक एक दबी हुई स्थिर आवाज ने मेरे विचारों को भंग कर दिया। मेरे बगल में एक उम्र वाला अंग्रेज व्यक्ति खड़ा था। मुझे न देखकर वो सामने की ओर देख रहा था और शुद्ध बांग्ला में एक जानी पहचानी आवाज में बोल रहा था, मैं देख रहा हूँ, तुम्हें पत्र मिल गया है, इसलिए अब घर जाओ। सीधे नहीं बल्कि घूम कर जाओ। ट्राम से पहले बऊ बाजार जाओ, वहां उतरकर हावड़ा क्रॉसिंग तक बस लो, फिर टैक्सी से घर। इतने में हमारे सामने सर्कुलर रोड जाने वाली ट्राम आकर रुकी। वो व्यक्ति उछलकर उसमें चढ़ गया। आधे कलकत्ता का चक्कर लगाने के बाद जब मैं थका हारा घर पहुंचा तो देखा कि ब्योमकेश आराम कुर्सी पर पैर फैलाए चुरुट पी रहा है। मैंने कुर्सी खींचकर बैठते हुए पूछा, तो साहब आप कब लौटे? ब्योमकेश ने धुआं उड़ाते हुए कहा, करीब 20 मिनट हुए। मैंने कहा, तुमने मेरा पीछा क्यों किया? इसलिए कि मैं कुछ ही मिनटों के लिए चूक गया था। जब तुम लैंप पोस्ट पर कंधा टिकाकर खड़े थे उस समय मैं लाडला के अंदर रेशमी मोजे देख रहा था और कांच की पारदर्शी दीवारों से तुम पर नजर रखे हुआ था। उस समय शरीर में कांटे का सरगना तुम्हें देखकर हिम्मत बंधा रहा था। उसका भी कारण था, क्योंकि तुम हड़बड़ी में बार बार पॉकेट देख रहे थे, इसलिए वो रुककर चांस ले रहा था। मुझे स्टोर से बाहर आने में कुछ मिनट ही लगे होंगे, लेकिन तब तक तुम वहां से हट गए थे और पत्रवाहक को तुम्हें लिफाफा देने का पर्याप्त समय मिल गया। जब तुम कुछ दूरी पर मुझे मिले तो तुम हाथ में लिफाफा लिए भौचक खड़े हुए थे। तुम्हें वो लिफाफा कैसे मिला? जब मैंने लिफाफा पाने का वृत्तांत सुनाया तो ब्योमकेश ने पूछा, तुमने ठीक से उस आदमी को देखा? क्या तुम उसका चेहरा याद कर सकते हो? मैंने कुछ देर सोचकर कहा, नहीं,
बस इतना ही याद है कि उसके नाक के पास एक बड़ा सा मस्सा था। निराश होकर ब्योमकेश सिर हिलाते हुए बोला, वो तो जाली था, असल नहीं। ठीक वैसे जैसे तुम्हारी दाढ़ी और मूछें। जो भी है, लाओ देखूं तो सही वो पत्र क्या है। तुम तब तक ये मेकअप उताराओ। जब मैं अपना भेष उतार कर वापस आया तो देखा कि ब्योमकेश का व्यवहार एकदम बदल गया है। वो उत्तेजना में दोनों हाथ पीछे किए तेज कदमों से चहलकदमी कर रहा है। उसके चेहरे पर एक चमक थी। मेरा हृदय उम्मीद में धड़कने लगा। मैंने उत्सुकता में पूछा, क्या है उस पत्र में? क्या तुमने कुछ पा लिया है? एक नियंत्रित उल्लास से व्योमकेश ने मेरी पीठ ठोकते हुए कहा, अजीत, एक बात बताओ, क्या तुमने हावड़ा ब्रिज को तब देखा था जब वो हवाई जहाज के आने पर खुलता है? मेरा मस्तिष्क भी ठीक ऐसा था। दो छोर दो तरफ से आकर मिलते हैं, लेकिन एक छोटा संकरा भाग खाली रह जाता है, छोटे से पुल के लिए। आज वो भाग भर गया है। ये कैसे हुआ? आखिर उस पत्र में है क्या? ब्योमकेश ने वो कागज मेरे हाथों में पकड़ा दिया। मैंने तब भी देखा था कि लिफाफे में उन अश्लील चित्रों के अलावा एक कागज है, लेकिन मैं उसे पढ़ नहीं पाया। अब पढ़ रहा हूँ। बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप में लिखा गया था, तुम्हारे शरीर का कांटा कौन है, उसका नाम और पता क्या है। तुम जो चाहते हो उसे एक कागज पर स्पष्ट अक्षरों में लिख दो। कुछ भी ना छिपाओ। अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं है। कागज को लिफाफे में सीलबंद करके रविवार 10 मार्च की आधी रात को खिदिरपुर रेस कोर्स पहुंचो और रेस कोर्स से सटी सड़क पर पश्चिम की ओर चलना शुरू करो। तुम्हें दूसरी ओर से एक साइकिल सवार आता दिखाई देगा। तुम्हारी पहचान के लिए उसने धूप का चश्मा पहना होगा। जैसे ही तुम उसे देखो, अपने हाथ में लिफाफे को दिखाते हुए आगे बढ़ते जाओ। वो साइकिल सवार तुम्हारे हाथ से लिफाफा ले लेगा और फिर समय आने पर तुमसे संपर्क किया जाएगा। कृपया अकेले और पैदल चलकर ही आओ। यदि तुम्हारे साथ किसी और को देखा गया तो हमारा मिलन रद्द कर दिया जाएगा। सावधानी से मैंने उसे 2 या 3 बार पढ़ा। इसमें संदेह नहीं कि यह सब बहुत ही विचित्र और उतना ही रोमांचक भी था। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत लंबी होने की वजह से मैंने इसे 2 भाग में अपलोड करने का निश्चय किया है। पहला भाग आपके सामने हाजिर है और दूसरा भाग लेकर आज ही मैं आपके सामने पुनः प्रस्तुत होंगी। दोस्तों, आपको इस कहानी का पहला भाग व मेरा कथा वाचन कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, जिससे मैं इस कहानी का दूसरा भाग आप सबके सामने जल्दी से जल्दी प्रस्तुत कर सकूं। नमस्कार।